आई नो कि पिछले लेक्चर में आपको ओशियन करेंट्स को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन कराने के साथ साथ उसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बोला था। ओके, सो स्वागत है आपका इस लेक्चर में। टॉपिक चल रहा है ओशिनियोग्राफी, जिसमें पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कर लिया, ये पार्ट 2 है और लास्ट पार्ट है ओशिनियोग्राफी का। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते ये रहा हमारे बारे में कुछ डिटेल। मालूम है आपको? नहीं मालूम है तो क्या करो, इसको पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पता ही है, पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि अगर अभी तक आपने बाकी पीवाईक्यू चेकआउट नहीं किया है इस चैनल पे तो जरूर कीजिए। आपको सारे पीवाईक्यू एक ही जगह पे मिल जाएंगे, वो भी डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो चैनल को चेकआउट करना ना भूलें। प्लेलिस्ट कुछ ऐसा दिखता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर ट्रोज ऑफ सी वेव को क्या बोलते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्लास 7 से 8 से कि वेवलेंथ क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर ट्रोज। अभी क्या होते हैं सब ध्यान से डायग्राम की हेल्प से। ये देखो एक वेव है, क्या है? वेव है। ये क्या हो रहा? प्रोपोगेट हो रहा है ना, चल रहा। ठीक है, इधर है टाइम, इधर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जो अपने मीन पोजीशन से कितना ज्यादा डिस्टेंस वो चलता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। बोलो यहां तक क्लियर हो गया क्या? वेरी गुड। अब ये है क्रेस्ट। क्रेस्ट का मतलब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, जो एकदम हाईएस्ट पॉइंट है। और ए ट्रो का मतलब जो एकदम डिपेस्ट पॉइंट है ना। तो ये हो गया ट्रो और ये हो गया क्रेस्ट। अब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो, तो देखो एक क्रेस्ट ये है, एक कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। या फिर दो ट्रो ले लो, है ना, तो उन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस निकालोगे तो वेवलेंथ आएगा। और ये दोनों ऑब्वियस है, सेम ही है, वेवलेंथ ही है, तो इक्वल ही होगा। तो ये इसको बोलते हैं लेमडा। बोलो एकदम क्लियर। तो लेमडा या फिर वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या फिर ट्रो। और कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो क्या होते हैं, होपफुली डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो। चलो यहीं पे बाकी टर्मिनोलॉजी भी समझ लेते हैं। वेव देख रहे हैं तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए क्या वेवलेंथ क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है। होपफुली आपको एम्पलीट्यूड भी मैंने क्लियर कर दिया कि मेन पॉइंट से कितना डिस्टेंस चला उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ भी क्लियर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया। तीसरी चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। क्या? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। साइकिल या रिजोल्यूशन या फिर वाइब्रेशन है ना, पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। चलो दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं इसको, है ना। मान लो ये वेव है, ये वेव जो है यहां से यहां तक, यहां से चली और यहां तक पहुंच गई, तो एक साइकिल हो गया। कैसे पता चला? देखो उसके बाद क्या करेगा, ये अपने पाथ को फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 साइकिल हो गया। क्यों? क्योंकि फिर आगे बढ़ेगा तो अपने पाथ को रिपीट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखा जाए तो टोटल 3 साइकिलें कवर करा, 1 2 और 3। बोलो हाँ है ना। तो अगर मान लो कि ये 1 सेकेंड में 3 साइकिल कवर कर रहा, तो इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी? 3। किसमें? हर्ट्ज में। क्यों? क्योंकि पर सेकेंड को हर्ट्ज बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? फ्रिक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल या रिजोल्यूशन या वाइब्रेशन पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? गुड। एक चीज और ध्यान दीजिए, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन या फिर टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल या वाइब्रेशन। आप समझो, वेव यहां से चली, ठीक है, इस तरीके से यहां पे पहुंची, एक साइकिल कंप्लीट हो गया क्या, तो इसके दरमियान कितना टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दो तो क्या जाता है? टाइम पीरियड। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ सारा कुछ। ठीक है, मान लो एक वेव है। क्या है? वेव है और 50 साइकिल है ना, 50 साइकिल कंप्लीट करती है इन 5 सेकेंड। तो आप बताइए सारा कुछ। क्या? पहले तो फ्रीक्वेंसी बता दो। बोलोगे कि सर आपने अभी समझाया कि अगर एक साइकिल में कितने चक्कर लगाती है उसको, या साइकिल कंप्लीट करती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 5 सेकेंड में 50 साइकिल, तो एक सेकेंड में कितना? 10 साइकिल। 50/5 कर दोगे। बोलो हाँ है ना। कहोगे बिल्कुल सर। तो 10 हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। टाइम पीरियड क्या होता है? मैंने कहा चाहे तो फॉर्मूले से निकाल लो, 1/फ्रीक्वेंसी, तो 1/10 करोगे 0.1 सेकेंड आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या, मैंने कहा कि एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। तो 50 साइकिल में कितना? 5 सेकेंड। तो एक साइकिल में कितना? 1 साइकिल में कितना टाइम लग जाएगा? कहोगे सर 5/50 कैसे? यूनिटरी मेथड बहुत ही बेसिक से हमने किया है ना, उद्गम वाली सीरीज में। अगर आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो 1 से लेकर 10 तक के मैथ्स को पूरा कंपाइल करके इसी चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट करना ना भूलें। देखो 1/10 जो कि आ जाएगा 0.1, किसमें? सेकंड में। क्यों? क्योंकि भाई टाइम पीरियड है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? गुड।
तो हमने 4 चीजें देखी, क्या? एम्पलीट्यूड, लेमडा का मतलब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड। होपफुली ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रिलेटिंग टू सी सैलिनिटी। अब सी सैलिनिटी क्या होता है? देखो, सैलिनिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, इसको क्या बोलते हैं? सैलिनिटी। तो सी का मतलब क्या हुआ? सी में जो डिजॉल्व है वो हो गया सी सैलिनिटी। अब चलो 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, ओशियन सैलिनिटी डिपेंड करता है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल डिपेंड करता है। एनी चेंज इन दी टेम्परेचर या फिर डेंसिटी इन्फ्लुएंस दी सैलिनिटी। एकदम कैसे समझाता हूं, अभी पूरा डिटेल में समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पहले तो इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। अगला, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इज टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय द रिवर। देखो, मेजर जो सोर्स है ना, या फिर मेजर जो फैक्टर है वो पहला वाला था। इससे भी इम्पैक्ट होता है लेकिन बहुत ही थोड़ा, तो उसको मेजर तो नहीं बोल सकते, इसलिए तीसरा गलत होगा। तो तीसरा गलत हुआ। लो, एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ गया पहला और दूसरा। ठीक है, अब बात आती है सर कैसे हुआ, समझाओ भी तो। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, अब इवेपोरेशन ऑफ ओशियन वाटर जो है वो लीव्स बिहाइंड डिजॉल्व सॉल्ट विच इंक्रीजेस द सैलिनिटी, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर डाइल्यूट्स द सैलिनिटी। मतलब समझो, अब सिंपल सा समझो कि अगर पानी ले लो, 1 लीटर पानी ले लो, उसमें कुछ सॉल्ट मिला दो। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट में बता रहा आपको, है ना। अब मान लो कि 100 ग्राम सॉल्ट मिला दिया। अब क्या होगा कि इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। उनको अलग तो कर नहीं सकते। अलग करने का तरीका होता है कि उसको आप क्या करो, गर्म करो। जैसे ही हीट करोगे, गर्म करोगे, है ना, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो इवेपरेट हो जाएगा। जो लेफ्ट आउट होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्ट होगा। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब बात आती है कि ये तो हुआ कि जब इवेपरेशन होता है तो जो डेंसिटी है, क्या होता है? डेंसिटी वाटर का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट ही बचा, राइट। तो इसलिए बोला कि जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो छूट जाता है जब इवेपरेशन हो जाता है। ठीक है क्या? लेकिन वहीं पर जब बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब पानी ज्यादा मिलाया जाता है, तो सैलिनिटी जो है घट जाती है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो पहला पॉइंट ये हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। एग्जाम्पल के साथ मतलब कि ये हुआ, 1 लीटर पानी में 100 ग्राम वो मिला रहे थे सॉल्ट, अभी 2 लीटर पानी में मिलाओ तो ऑब्वियस डाइल्यूट हो गया ज्यादा, तो इसलिए इसकी सैलिनिटी घट जाएगी। दूसरा, करेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ध्यान से समझो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डेंसिटी इधर इधर बता देता हूं मैं, हाँ इधर देखो, टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो डेंसिटी जो होती है वाटर की वो डिक्रीज होती है। बोलोगे क्यों सर? लॉजिक लॉजिक क्या है? तो भाई देखो, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं, ज्यादा स्पेस घेरते हैं, इस वजह से डेंसिटी घट जाती है। समझ आया कुछ? आई नो कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो पूरा समझ आया, नहीं समझ आया तो बस इतना ध्यान में रखो, क्या टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी घटती है। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अब टेम्परेचर जब बढ़ा तो डेंसिटी घटा। अब डेंसिटी घटा तो इसका मतलब क्या हुआ समझो, अगर डेंसिटी कम होगी तो जो डिजॉल्व सॉल्ट है वो ज्यादा एड ऑन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि सैलिनिटी भी क्या होगा? घटेगी। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा आप कर लो। क्या वाइस वर्सा? कि अगर टेम्परेचर को घटाओ तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब उसमें और सॉल्ट ऐड किया जा सकता है, इसलिए सैलिनिटी बढ़ेगी। बोलो एकदम क्लियर। ओके, तो ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट था पॉइंट 2 में। पॉइंट तीसरा मैंने समझा ही दिया था आपको, देख लो ध्यान से कि मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी क्या है? इवेपोरेशन है। सॉरी, मेजर सोर्स ऑफ सी सैलिनिटी इवेपोरेशन है। टेरेस्ट्रियल डिस्चार्ज बाय रिवर जो है डज कंट्रीब्यूट टू सैलिनिटी, लेकिन इट इज मच स्मॉलर फैक्टर देन इवेपोरेशन, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात हो रही है। आपको नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं क्या होता है कि शेल्फ क्या होता है ना, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, डोंट वरी, सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा। तो पहले तो इसका आंसर देख लो। इसका आंसर है कि सेल्व्स आर एब्सेंट क्लोज टू द प्लेट बाउंड्री। नहीं, दे आर हाईली सेडिमेंटेड। बिल्कुल सॉरी, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। हमसे नॉट पूछा है ना। दे हैव एब्रप्ट फॉल्स टुवर्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये सही है। सॉरी, यही गलत है, एब्रप्ट फॉल नहीं होता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता है कि आपको नहीं समझ आ रहा, अभी समझाता हूँ सारा कुछ। पहले आंसर तक पहुंचना था, हम पहुंच गए। आंसर सी क्या है? ये गलत है। ठीक है, कि एब्रप्टली फॉल नहीं करता, धीरे धीरे स्लोप नीचे आता है। क्या मैं बोल रहा? ये देखो ध्यान से, है ना, सारा जुगाड़ करके मैं बैठा हूँ सच दैट आपको एकदम 100% क्लैरिटी हो। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये है ओशियन बेस फ्लोर, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्लियर है क्या?
ये स्लोप देख रहा है आपको, स्लोप दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और सी माउंट को ये हुआ, क्या हुआ है, सी माउंट हुआ, वोल्केनिक आइलैंड जो है यहाँ पे ऐसा हुआ, ये पानी के अंदर सारा कुछ बात हो रहा है, फ्लोर है ना, क्या, ओशियन बेसिन फ्लोर। इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। ये क्या है, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली कब होता है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट डाइवर्ज होती है, डाइवर्ज का मतलब एक दूसरे से दूर जाती है। और ये क्या है, ट्रेंच। ट्रेंच कब बनता है, ट्रेंच तब बनता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट कन्वर्स होती है। कन्वर्स होने पर एक जो है कन्वर्स हो गई तो एक सबसाइड कर जाती है, एक ऊपर हो जाती है, तो जो एक गैप बनता है इसको ट्रेंच बोलते हैं। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या। इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। सारा कुछ मैंने समझा दिया। मिड ओशियानिक रिज आपने देख लिया। एबिसल एबिसल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं, एबिसल प्लेन। जो प्लेन बनता है ना उसको एबिसल प्लेन बोलते हैं। अभी तो आपने सब कुछ देख लिया है ना अच्छे से, कि कौन क्या होता है कहाँ पे। अब इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डिटेल ध्यान दीजिएगा। पहला, कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें, नहीं पहले तो आंसर देख लो इसका। कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ जेंटल स्लोप रेदर देन एब्रप्टली फॉल्स। देख लिया हमने कि जेंटल स्लोप है ना, एकदम अचानक से पूरा पूरा एब्रप्टली फॉल नहीं हो रहा, धीरे धीरे स्लोप है ना, इस तरीके से नीचे आ रहा। होपफुली आपको एकदम क्लियर। अब वही बोला इसने, आगे बोला कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स आर ऑफन कवर्ड विथ वेरिंग थिकनेस ऑफ सेडिमेंट दैट हैव बीन ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर, ग्लेशियर, अदर नेचुरल प्रोसेस। वो सारा का सारा जहां पे डिपॉजिट हो जाता है वही चीज बन जाती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब बात आती है कि बाकी जो चीजें हैं उसको देखते हैं। कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात करें तो एक स्टेप ड्रॉप ऑफ दैट लीड्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर डीप ओशियन तक जाता है। इट कैन बी अप टू 4 किलोमीटर डीप एंड इज होम टू वैरायटी ऑफ सी क्रिएचर, जैसे कि वेल्स, शार्क, जाइंट स्क्वाड, ये सारा कुछ यहीं पे मिलते हैं। कहाँ, कॉन्टिनेंटल स्लोप से। कॉन्टिनेंटल आइस की बात करें, अभी नहीं दिखाया क्या कॉन्टिनेंटल आइस, दिखाया तो होगा मैंने आपको, एक मिनट को। ये देखो कॉन्टिनेंटल राइज, ये है कॉन्टिनेंटल राइज, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज। एक बार का क्या करता है, इसको थोड़ा क्लीन कर देता है। अभी दिख रहा क्या, ये एरो इसने बनाया हुआ है, ठीक है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है। ये देखो, इट इज जेंटली स्लोपिंग एरिया जो कि लाई करता है एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप, और टिपिकली 2 किलोमीटर टू 4 किलोमीटर डीप होता है। और इट इज होम टू वैरायटी ऑफ डीप सी सेडिमेंट्स। सेम मैनर में एबिसस प्लेन, मिड ओशियानिक रिज और ओशियन ट्रेंच, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। जैसे ओशियन ट्रेंच की बात करें तो एक लॉन्ग नैरो डिप्रेशन इन द ओशियन फ्लोर। ओशियन ट्रेंचेस आर फॉर्म व्हेन वन टेक्टोनिक प्लेट स्लाइड्स अंडरनीथ अनदर। मैंने बता दिया ट्रेंच के बारे में। द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच इन दी वर्ल्ड क्या है, मरियाना ट्रेंच। अभी ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस वर्ड को, क्या मरियाना ट्रेंच, विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन, जो कि 11 किलोमीटर डीप है। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपके सामने। इट इज रिपोर्टेड दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशियन वाटर। क्यों, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ऐसा इट हैपेंड ड्यू टू, ये किसकी वजह से हो रहा, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। कि ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा कि देयर इज ऑन गोइंग डिक्रीज इन पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रहा मतलब एसिडिटी बढ़ रही है। क्या, ओशियन की एसिडिटी बढ़ रही मतलब एसिडिफिकेशन ऑफ ओशियन हो रहा, ठीक है। होपफुली पीएच वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, नहीं क्लियर हो डोंट वरी, जाके साइंस एंड टेक वाला लेक्चर देखो, सारा कुछ क्लियर होगा। ओशियन बिकॉज अभी मत जाना, अभी तो पहले इसको कंप्लीट करो, ठीक है। ओशियन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट हैपेंड ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, देखो ध्यान से होता हो क्या रहा, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, CO2 बढ़ रहा। अब CO2 बढ़ रहा तो जो ओशियन है, ओशियन क्या करेगा, CO2 को कैप्चर करेगा। अब जब ओशियन CO2 को कैप्चर कर रहा तो एक्चुअल में हो क्या रहा कि CO2 कन्वर्ट हो जा रहा H2CO3 में, है ना, वाटर से रिएक्ट करके CO2 प्लस वाटर, है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाता, जैसे मैं लिख देता हूँ जिस कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझा रहा, एक बन जाता है H2CO3, जिसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो ना, उसमें कार्बोनिक एसिड जो है बहुत ज्यादा मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, मालूम है आपको। तो H2CO3 क्या है, एक एसिड है। अब इतना सारा जो है एसिडिक माहौल क्रिएट अगर होगा कहाँ, ओशियन में, तो बताओ पीएच घटेगा कि नहीं घटेगा। अरे भाई बोलो, घटेगा कि नहीं घटेगा। वेरी गुड, बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लार्जर अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशियन वाटर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। होपफुली आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आइसो हेलाइन। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। हेलाइन का मतलब याद कीजिए, सॉल्ट से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि हेलोजन ग्रुप होता है। अगर साइंस के स्टूडेंट हो आप, 17th ग्रुप, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब क्या है, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो हेलाइन का मतलब ये सब हो गया।
तो ये सारा कुछ कहाँ पे पढ़ा है आपने? ऑब्वियस है सॉल्ट के अंदर। कैसे? सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम ब्रोमाइड, ये सारा कुछ है। तो ये सब क्या है? सॉल्ट है। तो आइसो का मतलब सेम, हैलाइन का मतलब सॉल्ट। आर लाइंस ज्वाइनिंग इक्वल, क्या? सैलिनिटी। बोलो हाँ ना। अच्छा, टेम्परेचर हुआ तो क्या बोलते हैं उसको? आइसो थर्मल। क्यों? थर्मल मतलब टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम। प्रेशर हुआ तो आइसो बार। बार का मतलब टेम्परेचर और आइसो का मतलब सेम। रेनफॉल की बात करें तो इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं आइसो हाइट्स। क्या? आइसो हाइट्स क्या होता है? लाइन दैट कनेक्ट पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल। रेनफॉल क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई इज रेन, स्नो, स्लीट या फिर हेल। इट इज मेजर्ड इन द मिलीमीटर, या फिर इंचेस। ध्यान रहेगा। आइसोथर्म बता दिया, आइसोबार्स बता दिए, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट? अब देखो, ओशियन करंट की बात आ गई ना, अब सारा कुछ मैं आपको समझाता हूँ। ओशियन करंट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या है ओशियन करंट? मूवमेंट ऑफ सी वाटर, है ना। जो समंदर का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है उसी को ओशियन करंट बोलते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? आप कौन से फैक्टर है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट, फैक्टर जान लो। ओशियन करंट क्या होता है समझ गया आप? अब फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं ये जानो। एक तो हो गया विंड, हवा, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर, फिर सैलिनिटी और अर्थ का रोटेशन। ध्यान है रोटेशन है, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन से कोएलिसिस फोर्स जो है एक्ट करता है। फिर है कोस्ट लाइन शेप। कोस्ट लाइन शेप का मतलब कि किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है कोस्ट लाइन का, वो भी इम्पेक्ट करता है किसको? ओशियन करंट। अब ध्यान से सुनो। इन पांचों में पहले तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे मैं समझाता हूँ आपको। हीटिंग बाई सोलर एनर्जी, टेम्परेचर वाला था, बिल्कुल इम्पेक्ट करता है। विंड भी करता है। ग्रेविटेशनल पुल बाई सन एंड मून, ये करता है क्या? कहीं पे आपने देखा? कहोगे नहीं सर, तो इसलिए ये नहीं होगा। कोएलिसिस फोर्स आ गया किसमें? चौथे वाले में कि अर्थ का रोटेशन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करता है। इस अर्थ रोटेशन को रहने दो, कोएलिसिस फोर्स ही लिख लो उसके यहाँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। तो पहला, दूसरा, चौथा ये होगा, तीसरा नहीं होगा। हमसे नॉट ही पूछा होगा, हाँ नॉट पूछा था तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, इनकी वजह से जो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल है ना, इनकी वजह से टाइड्स, क्या? टाइड्स बनती हैं। और while tides can indirectly affect ocean current by altering water level, they do not directly drive the movement of water over the large distances as ocean currents do. इतना ध्यान रहेगा आपको। जो फैक्टर मैंने बता दिया कौन कौन सा? सोलर हीटिंग, जैसे सन हीट वार्म सरफेस वाटर मेकिंग इट लेस डेंस और causing it to rise and create current that transport warm water away from the equator towards the pole. अब ध्यान से समझो, इसको भी समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, यू है हमारा प्यारी अर्थ, यहाँ पे हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट? ओके। अब ध्यान से समझो, जो भी ओशियन करेंट पोल इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी, कहाँ से? इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगी, वो वार्म करंट होंगी। क्या होंगी? वार्म करंट। और जो किधर से पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगी वो हमेशा कोल्ड करंट होंगी। अब देखो कहाँ पे वो ओरिजिनेट हो रही, वो मैटर करता है कि वार्म होगी कोल्ड होगी। समझो, अगर पोल के साइड में, मतलब कि पोल के साइड में ओरिजिनेट हो रहा और वो नीचे आ रहा, नीचे आ रहा मतलब इक्वेटर की तरफ आ रहा, तो कैसा होगा? वो कोल्ड करंट होगा। क्यों? क्योंकि कैसा, कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा हो? कोल्डर साइड में हो रहा, मतलब ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है। इज दैट क्लियर? गुड। एक काम करता, अभी मैं आपको दिखा देता इमेज, ठीक है। पहले ये समझ लो पांचों फैक्टर, सोलर हीट, विंड, कोएलिसिस फोर्स, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में ये आ गया कोस्ट लाइन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे मिड अटलांटिक रीज कैन ऑब्स्ट्रक्ट या रीडायरेक्ट द फ्लो ऑफ वाटर इन्फ्लुएंसिंग ओशियन करंट, ठीक है। एक टोपोग्राफी आ गया। सैलिनिटी आपको पता है कि डिफरेंसेस इन वाटर सैलिनिटी अफेक्ट करता है डेंसिटी विथ सॉल्टियर वाटर, सिंक करता है और क्रिएटिंग करंट दैट मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ ओशियन सरफेस टू ओशियन बॉटम। कहाँ? सरफेस से ओशियन बॉटम पे करता है जब उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो सिंक करता है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको दिखाता हूँ इमेज, तो उससे आपको सारा कुछ होगा क्लियर। ये दिख रहा है आपको? ओके, होपफुली दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा और मैं जूम करता सर, हाँ अभी दिख रहा है सारा कुछ। सब ये देखो, ये है पूरा, है ना, अर्थ का मैप। इसमें अलग अलग कौन कौन सी ओशियन करंट है, कहाँ पे जा रही है ना, वार्म है, कोल्ड है, ये सारा कुछ आपको दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जब क्वेश्चन आएगा फिर इस पे लौटेंगे, डोंट वरी, है ना। चलो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ओशियन करंट। क्या? कोल्ड ओशियन करंट। अब देखो,
ओशियन करंट दो टाइप की होती है, कोल्ड और वार्म। तो मैंने कुछ न्यूमोनिक्स बनाए हैं, ठीक है, उसको आप भी ध्यान में रखो। अगर वार्म की बात करें तो ऐसा कर लो, क्या कर लो, इस तरीके का एक न्यूमोनिक्स ध्यान में रख दो, कब्ज, कबज, ठीक है। क से क्या हुआ ये देखो, अभी इमेज दिखा देता हूँ, उसमें क्लियर हो जाएगा। के से इधर देख रहा, जापान की साइड में देखो कुरोसियो, ये दिख रहा ना कुरोसियो, तो ये हो गया, ये एरो जहां पे दिख रहा है वो देखो कुरोसियो। के से हो गया कुरोसियो, फिर था ए, है ना। तो ए से हो जाएगा हमारा अगुलहाज। अगुलहाज देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की साइड में होगा, यहाँ पे देखो ये अगुलहाज, ठीक है। अब कबज, बी, बी से हो जाएगा ब्राजील। कैसा? ब्राजीलियन करंट। तो ब्राजील आपको पता ही है किधर है, कहाँ, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ अमेरिका में। तो देखो साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा नाम उसका आपका, लेकिन यहाँ पे मानो कि यहाँ पे ब्राजीलियन करंट होती है। तो ये अभी हमारा क्या कंप्लीट हुआ, आ जाते हैं फिर से वापस। मैंने कहा ओशियन करंट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, क्या, वार्म करंट को बोला कब्ज के नाम से याद किया, के का मतलब क्या हुआ, ए का, बी का, जी का, चारों का मतलब मैंने समझा दिया है ना, कायासियो, अल्गुहा, है ना, ब्राजील। और जी से क्या था, जी से है गल्फ स्ट्रीम। अब इसको भी मैं दिखा देता हूँ, सच डेट सारा कुछ क्लियर हुआ। देखो गल्फ स्ट्रीम है ना, ये है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिप, ये चीज को क्या बोलते हैं, गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ। अब ये चारों के चारों हमने क्या देखा, हमने देखा वार्म करंट, ठीक है। क्या क्या फिर से, के, ए, बी, जी। अब वहीं पर अगर हम कोल्ड करंट की बात करें तो उसको याद करने का न्यूमोनिक्स है एस सी एल बी। क्या, एस सी एल बी। अब एस सी एल बी में कौन कौन से आते हैं ये देख लो, मैप पे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एच का मतलब होता है हमबोल्ट, ये देखो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, यहाँ पे हमबोल्ट दिख रहा ना, तो ये हो गया हमारा एक कोल्ड करंट। वहीं पे क्या बताया मैंने, एस सी एल, सी से हो गया कैलिफोर्निया करंट। तो ये देखो कैलिफोर्निया करंट आपको इधर दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका पे, है ना। लेकिन ध्यान से रखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जब भी कोई भी करंट ऊपर से नीचे आएगी, मतलब पोल से टूवर्ड्स इक्वेटर आएगी, तो हमेशा कोल्ड करंट हो गया। और ये कोल्ड करंट है, गलती से यहाँ पे इसने वार्म करंट का सिंबल मतलब कि उसको रेड कलर से दिखा दिया, तो इसको आप करेक्ट करोगे कि एक कोल्ड करंट, ठीक है। तो एच सी एल, एल से क्या हुआ, लेब्राडोर करंट, यहाँ पे देखो उसका लोकेशन। देन एच सी एल, फिर बी, बी से क्या हुआ, बी से फिर से हुआ ए, बेंगुइला। बेंगुइला करंट यहाँ पे आपको मिलेगा वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये चारों के चारों हो गया। तो टोटल हमने 8 करंट देखे, और कैसे याद करना है, उसका न्यूमेरिक्स क्या है, होपफुली आपको ये भी ध्यान में रहेगा। क्या, एस सी एल बी और के ए बी जी, कब्ज, कब्ज और एस सी एल बी। एस सी एल पता है ना आपको, ओके। तो अब पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड करंट। तो कोल्ड करंट में आ जाओ, देखो तो कोल्ड करंट में ब्राजीलियन करंट क्या होता है, कहोगे सर ये तो वार्म करंट होता है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है, कहोगे सर ये भी सॉरी, कहोगे ये भी सर वार्म करंट होता है, क्योंकि ये देखो ना के कब्ज में के और यहाँ पे बी है। और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अब अगर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात की जाए, तो मान लो कि ये हमने नहीं देखा, ठीक है, तो मान लो कि ये हमें नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क करो। अगला देखो कैलिफोर्निया करंट, एस सी एल में सी क्या है, कैलिफोर्निया ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कोल्ड करंट। अब ध्यान से समझो, आपको पता चल गया कि कोल्ड करंट है कैलिफोर्निया करंट। तो अब ध्यान में रहेगा क्या, किसके बारे में, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का, कि क्या है ये एक वार्म करंट है। कैसे फ्लो करता है, वेस्ट के साइड में फ्लो करता है, ये देखो मैप में देख लो आप, तो क्या है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये दिख रहा है आपको क्या, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक वार्म करंट हुआ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर आई थिंक कि आपको ओशियन करंट के रिगार्डिंग हर एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो, चलो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिर से रिकॉल करवा देते हैं एवरीवन। क्योंकि देखो कि जितना ज्यादा रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, उतना बेहतरीन बनोगे आप इन सब में, ठीक है। समझो, हमने पढ़ा ओशियन करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सी वाटर, ठीक है। अब उसके बाद वाट तो देख लिया। अब इसके बाद ये देखा कि कितने टाइप, नहीं कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो टोटल 5 फैक्टर देखा, क्या, विंड, सैलिनिटी, टेम्परेचर और कोस्ट लाइन या फिर टोपोग्राफी, है ना। टी से लिख देते हैं टोपोग्राफी, नहीं कोस्ट लाइन से लिखते हैं, कंफ्यूजन ना। और एक चीज और था, क्या चीज था, कोएलिसिस पोल, ठीक है। तो डब्ल्यू एस टी सी सी, इस तरीके से 5 फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, ओशियन करंट को। कैसे करते हैं होपफुली आपको पता हो, क्योंकि पिछले बारे में, पिछले क्वेश्चन में पांचों फैक्टर को मैंने बताया था। अब ये हो गया 5 फैक्टर। अब उसके बाद कितने टाइप के होते हैं, इसको जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। आपको इनका न्यूमोनिक्स बताया मैंने, कुछ ओशियन करंट को याद रखने का, मैंने कहा कुछ ओशियन करंट को, सारे के सारे नहीं। तो कब्ज क्या हो गया, वार्म ओशियन करंट हो गया के ए बी जी,
और SCLB क्या हो गया, कोल्ड ओशियन करंट हो गया। होपफुली इतना आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से याद रहेगा, सच दैट इसको यूज करके आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो देखो ये सारा कुछ वही है जो अपन ने एकदम डिटेल में देख लिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशियन करंट। फिर से भाई क्या वार्म ओशियन करंट बताना है, तो वार्म पूछ रहा, तो वहां पे पहले कोल्ड देख लो। कोल्ड क्या दिखा था हमने, SCLB है ना, तो SCLB कहीं पे दिखे तो उसको कट करते जाओ। तो C का मतलब कैलिफोर्निया, तो देखो पहले कैलिफोर्निया क्या है, कोल्ड है तो नहीं हो सकता। और कहीं पे कैलिफोर्निया है क्या, नहीं है, वेरी गुड। अब B का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बेंगुला है, क्या है, बेंगुला, बेंगुला भी नहीं हो सकता, तो ये C भी गया। और कहीं पे दिख रहा क्या, हाँ ब्राजीलियन क्या है, वो तो हमारा वार्म करंट है, मालूम है हमें। अब क्या बचा, लेब्राडोर भी नहीं है, H का मतलब हम्बल बोल्ट भी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बचे दो ऑप्शन, बी और डी। अब बी में ब्राजीलियन करंट आपको श्योर शॉर्ट है कि क्या है, एक वार्म करंट है, क्या है, वार्म ओशियन करंट है, तो इसलिए ये तो होगा बिल्कुल। और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर इसको करेक्ट मार्क कर सकते हो। क्यों, क्योंकि भाई डी ऑप्शन में तो दोनों नहीं पता है, लेकिन कम से कम बी ऑप्शन में तो एक पता है, लेकिन दोनों कैसे नहीं पता। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा था, इसका नाम है हाँ फाकलैंड करंट। अब फाकलैंड करंट यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है आपको क्या, अरे भाई जल्दी देखो, दिख रहा है क्या, वेरी गुड। तो ये देखो साउथ अमेरिका के है ना, एकदम नीचे साउथ में, तो यहाँ पे फाकलैंड करंट आपको दिख रहा, ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं। ये ऊपर से कौन सी करंट आ रही, होपफुली आपको याद होगा, मैंने समझाया भी था। तो ये देखो नीचे से ऊपर जा रही, मतलब पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो बताओ कैसी करंट होगी, कहोगे सर कोल्ड करंट होगी। क्यों, क्योंकि कोल्ड जगह पे ओरिजिनेट हो रही है। इज दैट क्लियर, गुड। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, कौन सा, डी नहीं हुआ, कौन सा हो गया, बी हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। सारा कुछ पता ही है आपको, नहीं पता है तो पॉज करके पढ़ लो आराम से, सिंपल चीज है। ठीक है, अब ईस्ट ऑस्ट्रेलियन, अच्छा वो मैप जो है ना, होपफुली आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द डीपेस्ट ओशियन ऑफ डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशियन। अभी हमने देखा क्या, मरियाना ट्रेंच, कितना, लगभग 11 किलोमीटर, कितना 11 किलोमीटर इसका डेप्थ है। अभी किसी क्वेश्चन के उसमें देखा था, टू बी प्रिसाइज 10,994 मीटर एट अ लोकेशन, कहाँ पे, चैलेंजर डीप, दिस मेक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड ओशियन। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट बोल रहा है अबाउट सारागासो सी, कहाँ पे सारागासो सी जो है उसके बारे में नॉट करेक्ट पूछ रहा। तो इट इज कैरेक्टराइज बाय एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऑफ ओशियन करंट, बिल्कुल। इट रिकॉर्ड द हाईएस्ट सैलिनिटी इन अटलांटिक ओशियन, एकदम। इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ कैनरी करंट, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि समझो ध्यान से, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो सारगासो सी है वो यहाँ पे है, कहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे। अब बताओ कि यहाँ पर कैनरी करंट ये है, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है, तो कैनरी करंट के किधर है, फार ईस्ट में है, किधर है, फार ईस्ट में है, जो कि ये ऑप्शन गलत दिया था, इसलिए सी जो है गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सही। होपफुली आपको एकदम क्लियर। ठीक है, चाहो तो पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा, लेकिन होपफुली आपको जो क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट है कि द गल्फ स्ट्रीम एक पोल वर्ड फ्लोइंग करंट इन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू दिस इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा, इट इज सिमिलर टू कुरोसियो करंट इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट वार्म ट्रॉपिक वाटर टूवर्ड्स पोलर रीजन, ये भी ठीक है। दिस current is a major factor in the weather along the east coast of the USA भी है। The warm water of the Gulf Stream sustain the coral reefs of the coral reef sustain नहीं करता, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसका लोकेशन आपको होपफुली पता ही होगा, क्या, गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है क्या। ओके, आगे बढ़ते हैं कि तो डी ऑप्शन नहीं है, बाकी सबके सब सही है। देखो ध्यान से, the warm water of the Gulf Stream does not sustain the coral reefs of the West Pacific coast. कोलर रीफ्स आर प्राइमरली फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, तो ऑब्वियस वहां पे तो मिल नहीं सकता। कहाँ पे मिलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में। याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में या पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, टोटल कोलर रीफ 3 कंट्री में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना, मोर देन 40%। ऑस्ट्रेलिया है ना, 2 कंट्री और थी, आपको क्या करना है, उनको कमेंट करके बताना है। On the other hand, strong warm ocean current that flow from the Gulf of Mexico along the eastern coast of United States and then move across the Atlantic Ocean towards Europe. It plays a significant role किसमें, shaping the weather pattern along the east coast of the USA. मतलब बाकी ऑप्शन को ही वो एक्सप्लेन करेगा, होपफुली आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता है, जो कुरोसियो करंट है
एक वार्म नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन करंट है ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये देखो इसका लोकेशन दिख रहा है आपको क्या, यहाँ पे है कुरोशियो करंट। तो एकदम सही बात बोला है क्या उसने, जो भी स्टेटमेंट में पहले में बोला है बिल्कुल। क्या क्या बोला है कि नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में वेस्ट साइड में है और वार्म करंट है, सही बात है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ वोल्केनो एट द बॉटम ऑफ द सी ऑफ जापान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कुरोशियो बिकमिंग वार्म। तो भाई अभी मैंने समझाया आपको कि जो वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, कैसे डिसाइड होता है, क्यों पोल वर्ड जा रहा है या इक्वेटर की तरफ जा रहा। तो अगर ये पोल की तरफ जा रहा, कहाँ से, इक्वेटर से, इसलिए वो वार्म करंट हुआ, ना कि इस वजह से कि जो इसमें रीजन दिया है कि वोल्केनो है ऐसा वैसा। तो इसलिए गलत हुआ, फॉल्स या ट्रू हुआ, तो आंसर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा सॉरी पहला सही दूसरा गलत। ठीक है, पता ही आपको रीजन भी, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुरोशियो करंट जो है बीइंग नियर द फिलीपींस एंड फ्लोज पास ताइवान और जापान। इसका लोकेशन देख लो ना, पढ़ने से बेहतर है लोकेशन देखा करो फटाक से। ये देखो क्या कुरोशियो करंट दिख रहा होगा होपफुली आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, ये देखो एक इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप, है ना, कि यहाँ पे मिलेगा आपको कुरोशियो करंट। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, है ना। ब्राजीलियन करंट यहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको, बेंगुला, है ना, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, पेरू, ये सारा कुछ आपको क्या करना है, एक बार बहुत ही अच्छे से देखना है। अभी आपको तो एक क्लियर ही हो गया होगा ना कि कौन सी वार्म है कौन सी कोल्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ कोल्ड लिब्राडोर करंट विच वन अमंग द फॉलोइंग वुड हैपन। अब देखो कोल्ड लिब्राडोर करंट कहाँ है, ये देखो ये है कोल्ड लिब्राडोर करंट। क्यों, क्योंकि पोल से किधर आ रहा है, इक्वेटर की तरफ, इसलिए कोल्ड है और लिब्राडोर। अब बोल रहा कि वुड हैपन कौन सा होगा, देयर विल बी नो नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड। नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट अगर बोला होता, देखो नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट। तो इसलिए पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, देयर विल बी नो नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक फिशिंग ग्राउंड, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हमसे पूछा था, हमने बता दिया। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये क्रिएट करता है फेवरेबल कंडीशन, कहाँ, जहाँ पे कोल्ड और वार्म करंट मिलती है, वहां पे बहुत सारे फाइटन जो है क्रिएट होते हैं, जिसको खाने के लिए मछलियां आती है, तो एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में देख लो। चलो मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लग जाएगा और क्या। लेब्राडोर करंट एक कोल्ड करंट है इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन दैट फ्लोज फ्रॉम द आर्कटिक ओशियन साउथ थ्रू लेब्राडोर कोस्ट। क्या करोगे, फिर से जितनी बार ऐसा चीज पढ़ोगे तुरंत इमेज देखोगे। ठीक है, कहाँ पे दिख रहा है आपको लेब्राडोर करंट, ये यहाँ पे। ठीक, ओके, दिस कोल्ड वाटर स्ट्रीम ज्वाइन दी वार्म नॉर्थवर्ड मूविंग गल्फ स्ट्रीम, कहाँ पे, नोवा स्कॉटिया में, है ना। गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म वाटर, वार्म ओशियन करंट है, और लेब्राडोर करंट क्या है, कोल्ड ओशियन करंट है। जब दोनों मिलती है तो जो रीजन है नोवा स्कॉटिया है, जो कि एक बेस्ट फिशिंग ग्राउंड बनता है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस टू करंट क्रिएट डेंस फॉग इन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग प्लेसेस। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो इतना ही इस लेक्चर में, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ओशिनियोग्राफी। अब नेक्स्ट लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तब तक के लिए ये रहा 2 लाइन आपके लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है, इन 3 वर्ड्स आई कैन सम अप एवरीथिंग। क्या वो 3 वर्ड में सब कुछ सम अप कर सकता है कि इट गोज ऑन, है ना, लाइफ गोज ऑन। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी दुख दुविधा परेशानी, इवन अच्छा मोमेंट या खराब मोमेंट या घटिया मोमेंट, कैसा भी पल बिता रहे हो, वो क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, लाइफ जो है चलती रहेगी, उसमें आप रो के उसको बिता लो या फिर हंस के बिता लो, वो चलती रहेगी लाइफ। इसलिए जरूरी है चरवैती चरवैती, मतलब चलते रहो चलते रहो। तो हम भी चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और चलते रहिए।